हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम 6th 7th 8th हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। 1 घंटे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लेके आई हूँ। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सुपर टैट, यूपी टैट, केवीएस, डीट, रेट प्लस बी रेट का एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। ये जो समरी है हिस्ट्री की एक वीडियो में कंप्लीट, वो जरूर देखिए आपके एक, और यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एक सीरीज शुरू की है एमसीक्यूज की, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस चैनल पे भी हम करेंगे। और और 3 और हमारे चैनल हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। करंट अफेयर भी करवाया जा रहा है, वो भी चैनल है। एम विद नैतिक भारद्वाज और टीचर एग्जाम प्रिपरेशन, जहाँ पर हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। लगभग 5000 एमसीक्यूज करेंगे, आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो। और हम कर रहे हैं जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट में एनसीईआरटी लेके आऊँगी आपकी, जो इम्पोर्टेंट हो और आपको जानना जरूरी है। वो इम्पोर्टेंट नोट्स आपके एक शॉर्ट नोट्स होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट होंगे, टू द पॉइंट, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट रिवीजन हो जाए। ओके, देखिए इम्पोर्टेंट है वो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तीनों के 1-1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। भारत का इतिहास जानने के लिए को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसकी हमारे पास। और फिर आद्य ऐतिहासिक काल, साक्ष्य लिखित हमारे पास है, लेकिन जो लिपि है वो इतनी अस्पष्ट है जिसे अभी तक समझी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐतिहासिक काल, जो लिखित साक्ष्य है उपलब्ध है और जिन्हें पढ़ा भी जा चुका है, तो वो है हमारा ऐतिहासिक काल, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। पूरा पाषाण काल शुरू से देखिए, एक समझते हुए एक शॉर्ट समरी होगी आपकी, और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। भारत में आरंभिक पूरा पाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य था वो महाराष्ट्र के बोरी से मिला था। यहाँ के लोग हस्तकुठार थे और जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। और पूरा पाषाण काल की अगर देखी तो कहाँ पता चला, सोहन घाटी जो पाकिस्तान में है, जो निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल हैं, सोहन घाटी जो कहाँ है, पाकिस्तान में। और पेपुल, चावर, चापिंग ये दक्षिण भारत की में है। मिर्जापुर में बेलन घाटी, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य पूरा पाषाण काल देखें तो सोन घाटी, बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी और नेवासा में था। और इस समय वेदनी, खुरचनी, छेदनी ये सभी औजार बनाए जाते थे। और औजारों में क्वार्टर जाइट की जगह जेस्पर और चर्च जैसे चमकीले पत्थरों का उपयोग किया जाता था, जिसके कारण इसे फलक संस्कृति कहते हैं। फिर मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक का इसका समय होता है। और ये था मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, जो मध्य पाषाण काल था। वो कहाँ कहाँ पे था आपका, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, और राजस्थान है बागौर में। मध्य पाषाण काल के साक्ष्यों में था सराय नाहर से समाधान, महदा से स्त्री पुरुष के साक्ष्य में मिले, तो ये मध्य पाषाण काल। एवं इसको समझते हुए इम्पोर्टेंट है जो फैक्ट वो चलेंगे। अतीत की जानकारी के स्रोत हमारे लिए क्या है, अतीत की जो जानकारी के स्रोत हमारे लिए क्या क्या है, और यहाँ से पूछा जाएगा अतीत की जानकारी के। देखिए 2 स्रोत हमारे अतीत को जानने के लिए, एक तो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं, अभिलेख आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरे, ये हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में 2 तरह के हैं, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, ठीक है। और भारतीय साहित्य में भी कई तरह से बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में देखिए वेद आ गया, और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी आ जाते हैं। आपको पढ़ना क्या जरूरी है, बौद्ध साहित्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आएगा सुतक पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पिनो और बुचरित। देखिए बुचरित यहाँ से पूछा जाता है। बुचरित है वो क्या है आपका, बौद्ध साहित्य है। दिव्यावदान है वो भी आपका क्या है, बौद्ध साहित्य है। मिलिंद पन्नो, जो मिलिंद पन्नो है वो भी आपका बौद्ध साहित्य है। जैन साहित्य से आपके पूछा जा सकता है। जैन साहित्य में आते हैं प्रशिष्ट पर्वन, भद्रभाव चरित और भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये इसमें आते हैं।
तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पुरातात्विक स्रोत में हम पढ़ते चलेंगे जो अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरे हैं। पुरातात्विक स्रोत है जिन पे ज़्यादा हम यकीन कर सकते हैं कंपैरिजन हम बाकी स्रोतों पर, ठीक है। साहित्यिक स्रोत से ज़्यादा हम पुरातात्विक स्रोत पर ज़्यादा हम यकीन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अतीत की जानकारी के स्रोत देखिए पांडुलिपियां ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी जिसके कारण से पांडुलिपि क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी जाने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, मेनुस्क्रिप्ट शब्द प्रयोग होता। मेनु का अर्थ होता हाथ, ठीक है। तो पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, मेनुस्क्रिप्ट होता था, और मेनु का अर्थ क्या होता, हाथ। पांडुलिपियां थी ताड़पत्रों पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी, पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर एक विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जो पांडुलिपियां थी वो कैसे लिखी जाती थी, ताड़पत्रों पर, हिमालय प्रदेश में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ पर। और एक भोजपत्र क्या होता है, जिसपे मतलब केले वगैरह के पत्ते पर पहले भोजन किया जाता था, उस तरह के भोजपत्र पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभिलेख भी हमारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तंभों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। भारत के अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। भारत के जो अधिकतर अभिलेख हैं किस में लिखे गए हैं, ब्राह्मी में और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिशिप ने पढ़ा था। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीनतम सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे और पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के किन्होंने बनाए थे, हिंद यवन शासकों ने बनाए थे। जो पहली बार लिखित सोने के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे, हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। पुरातात्विक स्मारकों जैसी इमारतों, मंदिर, मूर्तियां जानकारी के हमारे स्रोत हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं, प्राचीन सिक्कों, स्मारकों, खंडहरों और अभिलेखों अर्थात खुदाई में मिले अवशेषों का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पुरातत्वविद होता है। पुरातत्वविद कौन होता है, प्राचीन सिक्कों, स्मारकों, खंडहरों, अभिलेखों, खुदाई में मिले अवशेषों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है पुरातत्वविद। अतीत के लोग जोखिम भरी यात्राएं क्यों करते थे, काम की तलाश में करते थे वो, और व्यापार करने के उद्देश्य से, रोचक स्थानों की खोज करने के उद्देश्य से, धर्म प्रचार करने के लिए और दूर प्रदेशों में सैनिक विजय हासिल करने के लिए। आपको सारी जो एनसीईआरटी है 6 to 12 तक की उसकी एमसीक्यूज में भी मिलेगी। एक फटाफट हम एक समरी कर रही हैं फटाफट, उसके बाद आपको मिलेगा, आपको एमसीक्यूज भी हम करेंगे। देखिए नवपाषाण काल से क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, 10,000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला था हमें, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले थे। जो नवपाषाण युग के लोग थे पोलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल के लोग स्थायी आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं बुरुजहोम के गर्तावास से। नवपाषाण कालीन लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे, आस्था रखते थे और मृतकों के साथ सामान या पशुओं को दफन यहाँ पे किया जाता था। मेरगढ़ से प्राप्त हुई एक कब्र से एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बुरुजहोम से मानव को कुत्तों के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, किंतु यहाँ से किसी भी प्रकार के व्यापार संबंधी साक्ष्य नहीं मिले। इस काल के लोग किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से नहीं जुड़े हुए थे, नवपाषाण काल के लोग। और दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के भी जो साक्ष्य हैं वो नागार्जुन कोंडा से मिलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेहरगढ़ का है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, चिरांद बिहार में है और बुरुजहोम कश्मीर में है। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है। हल्लूर का है, हल्लूर आपका उत्तर प्रदेश में, हल्लूर है उत्तर प्रदेश में। आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में और हस्तिनापुर है यूपी में और गुफरकराल है कुम्हार की गुफा कश्मीर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके और क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ताम्रपाषाण काल से। जो पीडीएफ है वो सारी आपको उस पर मिल जाएगी टेलीग्राम पे। और आपको मैं जो अभी तो एक समरी करवा रही हूँ, आप बस सुनते रहिए, एक आपको समझ में आ जाए। उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे हम, 5,000 एमसीक्यूज करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से। और जिनका लिंक भी 3 और चैनल है इसके अलावा हमारे, उनका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
देखिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थरों और तांबे के उपकरणों के का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुए, उन्हें ताम्र पाषाणिक या कैल्कोलिथिक संस्कृति कहती हैं। तकनीकी दृष्टि से धातुओं के प्रयोग के आधार पर ताम्र पाषाणिक संस्कृति हड़प्पा कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, किंतु कालक्रम के अनुसार हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति है वो पहले आती है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कृषि ग्रामीण युगीन संस्कृतियाँ थी। भारत में ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत और ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना के दोआब में पाई गई थी। तो भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहाँ पाई गई थी? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत, ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना का दोआब। राजस्थान से 2 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, आहार तथा गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों से प्राप्त हुई है। ताम्र पाषाणिक युग के लोग प्राय पकी ईंटों से परिचित नहीं थे, किंतु गिलुंद से पक्की ईंटों के भी अवशेष मिले हैं। मालवा संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है? कायथा, नवदा टोली, नागदा और एरंड की खुदाई हुई और इनकी विशेषता थी मालवा मृदभांड। तो मालवा संस्कृति के अंतर्गत कायथा, नवदा टोली, नागदा और एरंड की खुदाई हुई थी और इनकी विशेषता थी मालवा मृदभांड, जिनको ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। मालवा संस्कृति के एक अन्य स्थल नवदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। महाराष्ट्र से प्राप्त स्थल जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, नासिक, इनसे हमें जोरवे संस्कृति के बारे में पता चलता है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, किंतु इसकी कुछ बस्तियां थी वो दैमाबाद, इनामगांव में थे, वो नगरीकरण तक पहुंच गए थे। दक्षिण भारत से प्राप्त पुरास्थलों में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, उतनूर, संगनाकुल्लू, मास्की, ये सभी में पता चलता है। देखिए, ताम्र चित्रित मृदभांडों का उपयोग भी ताम्र पाषाण से में पता चलता है। ताम्र पाषाण काल के लोग पशुपालन करते थे, वो सिर्फ मांस प्राप्ति के लिए करते थे, दूध निकालकर उनका उपयोग करना उनको नहीं आता था। उत्कृष्ट कोटि के औजार नहीं बना पाने के कारण व्यापक रूप से कृषि का कार्य नहीं हो सका और जो संस्कृति थी धीरे धीरे उसान की ओर चल पड़ी। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हड़प्पा संस्कृति से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको जानना जरूरी है। हड़प्पा संस्कृति थी वो नगरीकृत थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी और गांवों की संख्या ज़्यादा थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका पता लगा था। और हड़प्पा संस्कृतियाँ ग्रामीण बलूची संस्कृतियों से उत्पन्न हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का देखिए विस्तार कहाँ से कहाँ था? उत्तर में मांडा, यहाँ पे मांडा था उत्तर में, और जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी थी? चिनाब नदी। दक्षिण में था दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, और महाराष्ट्र परवरा नदी थी यहाँ पे। और पूर्व में आलमगीरपुर, इधर क्या था? आलमगीरपुर था। और आलमगीरपुर मेरठ में। और हिड्डन नदी, नदी कौन सी थी? हिड्डन नदी थी। और पश्चिम में सुतका के डोर, पश्चिम में कौन सा था? सुतका के डोर था। बलूचिस्तान और दासक नदी, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक ये फैला हुआ था। और सिंधु नदी की प्रमुख विशेषता थी नगर निर्माण थे, भवन थे जो ग्रिड पद्धति के बने थे, सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नगरों में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी जो सैंधव सभ्यता के बारे में हमें बताती है। और सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। एक यहाँ से पूछा जाता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को क्या कहा जाता है? एनो डोमिनी कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। अतीत के बारे में अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। अतीत में शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यही कारण है कि उन शासकों की लड़ाइयाँ उनके बारे में जान सकते हैं। शिकारी, मछुआरे, कृषक और पशुपालक जो आम व्यक्ति थे वो अपने कामों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अतीत में काल की बस्तियों का विकास कैसे होता है? कई साल पहले नर्मदा नदी के तट पर आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। तो नर्मदा नदी के तट पर आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। और लगभग 8,000 साल पहले उत्तर पश्चिम में किरथार और सुलेमान की पहाड़ियों पर भी बस्तियों का विकास की जानकारी हमें मिलती है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे 47 वर्ष पहले बस्तियों का विकास हुआ था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व बस्तियों का विकास हुआ था। मानव ने 8,000 वर्ष पहले गेहूं जौ की खेती शुरू की थी। और भारत में मध्य में स्थित पहाड़ियां यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हम कर रहे हैं। थोड़ा सा सिंधु घाटी के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। धोलावीरा, धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा था। दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, ये 3 भागों में बटा हुआ था। भवनें थी जो बने थे वो पक्की ईंटों के बने थे, और कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंटों के भी हमें मिलते हैं मकान। हड़प्पा कालीन मकानों में साज सज्जा का विशेष ध्यान दिया गया था, किंतु कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। चहुंदड़ो एकमात्र स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था। देखिए, दुर्गीकृत किए गए थे हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो नगर थे, लेकिन जो दुर्गीकृत कौन सा था? नहीं था, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो था वो दुर्गीकृत नहीं था, बाकी सारे दुर्गीकृत थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और चंदड़ों से किसी भी दुर्ग की स्थितियों नहीं मिले हैं। सर्वाधिक हड़प्पा स्थल, एक पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा स्थल है कहाँ से मिले हैं? वो गुजरात से मिले हैं। गुजरात से सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल मिले हैं। अगर आर्थिक स्थिति के बारे में देखें तो सिंधु सभ्यता से कृषि संगठित रूप से की जाती थी। गेहूं, जौ, कपास की खेती की जाती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेतों तथा बनावली से मिट्टी के हल के भी साक्ष्य मिले हैं। अनागार हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख अंग था। लोथल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं, अनागार थे। और बनावली से अच्छे किस्म के जौ मिले हैं। लोथल और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के बने हुए हल का प्रयोग करते थे। पूछ लिया जाए कि किस तरह के हल का प्रयोग करते थे, तो लकड़ी के बने हुए हल का प्रयोग करते थे। कुबड़ वाला साड़ी ने विशेष महत्व था। सिंधु सभ्यता थी वो अश्व केंद्रित नहीं थी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्या सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित थी? नहीं, सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, हालांकि सुरकोटता से घोड़े के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाई लोग हाथी और गैंडे से भी परिचित थे। हड़प्पाई सभ्यता में जल तथा थल दोनों ही माध्यमों से व्यापार किया जाता था। लोथल से गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ। चंदड़ो और लोथल से मनका बनाने का कारखाना मिला है। बालाकोट और लोथल का से सीप विकसित होती थी। सिंधु सभ्यता में मोहरें प्रचलित थी, किंतु इनका उपयोग विनिमय के लिए नहीं होता था, लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी जो प्रचलित थी। और यहाँ से हम देख लेते हैं नर्मदा पे घाटी में क्या थी? शिकार और संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ी आरंभिक कृषि। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्रथम नगर बसे थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ था, और आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व नील नदी के कारण के किनारों पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। होशंगी कर्नाटक में, और कर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश। इसमें ये आपको तीनों पता होना चाहिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, होशंगी कर्नाटक में, और कर्नूल की गुफाएं वो आंध्र प्रदेश में है। ओके, पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे, नौ पाषाण के औजार कैसे थे, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है, या और कहाँ क्या है? कोलिडवा उत्तर प्रदेश में। यहाँ से ये चीज़ें मिली हैं, ये आप देख लेना। महगढ़ा उत्तर प्रदेश में, गुफरकराल आधुनिक कश्मीर में, बुरझोम कश्मीर में, चिरांद बिहार में, और हल्लूर वो आंध्र प्रदेश में, पय्यमपल्ली वो अभी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले चैप्टर पे बढ़े उससे पहले थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए, वो पढ़ लेते हैं। देखिए, सोना कहाँ से मिला था, ठीक है। देखिए, सोना था अफगानिस्तान से। सिंधु निवासियों द्वारा जो आयातित वस्तुएं की थी, आयात किया जाता था, सोना था अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। टीन था ईरान से, टीन ईरान से आयात किया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से। और तांबा था खेतड़ी से, खेतड़ी उससे राजस्थान खेतड़ी से और बलूचिस्तान से किया जाता था। और शेल खड़ी ईरान से, शेल खड़ी कहाँ से? ईरान से। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हड़प्पाई लोग क्या करते थे? तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर थे वो आयात करते थे, बहुमूल्य, ठीक है, बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे। और जो कपास, अनाज, लकड़ी का सामान, हाथी दांत, ये सभी निर्यात करते थे। कपास, अनाज, लकड़ी का सामान, हाथी दांत, ठीक है, ये सभी चीज़ें ये क्या करते थे? निर्यात करते थे। वो व्यापार संतुलन के बारे में पता चलता है हमें।
सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसे था? हड़प्पाई समाज में विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, इस तरह से बांटा गया था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक रूप में इनको विभाजित किया था। हड़प्पाई समाज था वो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? सत्ता किसके हाथ में थी? मातृसत्तात्मक, माता के हाथ में सत्ता थी, यह पूछा जा सकता है। और हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं होता और वणिक समुदाय थे वो शासक वर्ग में थे। हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है जिसे, ठीक है। गुजरात में कुरण गांव से 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं। धार्मिक मान्यताएं देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा मोहरों पर कुबड़ वाले सांड, बैल और पीपल की पत्तियों के, ठीक है, आधार पर पशु पूजा और वृक्ष पूजा भी की जाती थी। एक हड़प्पाई मूर्तिका से स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है और इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। हड़प्पाई लोग, ठीक है, लिंग, योनि जैसे प्रतीकों को धार्मिक विश्वास के रूप में उनकी पूजा करते थे। ये आपको पता होना चाहिए। लिपियां देखें तो मोहरें वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हड़प्पा वगैरह से। मोहरें थी वो शेलखड़ी और तांबे से बनी थी। जो मोहरें थी शेलखड़ी तांबे की बनी होती थी। मोहरों पर सर्वाधिक संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में क्या मिला है? एक सींग वाला पशु मिला, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य नर्तकी मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली हैं, यह आपको पता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता की उत्कीर्ण मूर्तियों से पता चलता है कि इस सभ्यता में लिपि का प्रचलन ज्यादा था और लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जो समझी नहीं गई है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता, वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, ठीक है। 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं थी और जिसे सूक्त कहा जाता था। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला हुआ। अग्नि थी आग का देवता था और इंद्र थे युद्ध का देवता था। सोम एक पौधा था जो खास तरह से बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ करवाते थे और ऋग्वेद में पाक संस्कृति या वैदिक संस्कृत कहा जाता था। 1028 सूक्त थे, 10 मंडल थे। अष्टोमा सदगम्य किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है और गायत्री है वो तीसरे मंडल में भी है। ऋग्वेद में कुछ सूक्त हैं जो वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र, व्यास और सतलुज के बारे में। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में दूसरी नदियों सरस्वती, सिंधु का, इनका भी जिक्र किया गया है। गंगा, यमुना का एक बार उल्लेख किया गया है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपियां कश्मीर में पाई जाती थी। गंगा, ठीक है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई जो पांडुलिपियां कहाँ पर पाई गई है? कश्मीर में पाई गई थी। और पांडुलिपियों का अंग्रेजी अनुवाद पुणे, महाराष्ट्र के पुस्तकालय में भी है। वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, क्या यहाँ से आ सकता है। सिंधु सभ्यता के बाद के जीवन के बारे में हमें वैदिक सभ्यता से पता चलता है और इसे आर्य सभ्यता भी कहा गया था। वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ऋग्वेद काल, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। दूसरे से और 7वें मंडल में प्राचीनतम अंश है। पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया है। ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में की अनेक बातों में समानता है। सिंधु आर्यों की विशिष्ट नदी थी जबकि सरस्वती को नदी तम्मा कहा जाता था, ठीक है। ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की अनेक बातों में क्या समानता है और सिंधु आर्यों की विशिष्ट नदी थी जबकि सरस्वती को नदी तम्मा कहा गया था। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो आर्य 5 कबीलों के रूप में थे जिन्हें जन कहते थे। इनका समुदाय क्या था? पंचजन कहलाता था। ऋग्वेद काल में आर्यों का प्रशासन था वो कबीले के प्रधान के नियंत्रण में था। कबीलों के प्रधान को राजन या राजा कहते थे किंतु उन्हें सीमित अधिकार प्राप्त थे। कबीलों की आम सभा को समिति, ठीक है, चुनती थी। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीलों का संरक्षक कहा जाता था और पर्वणी रावी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भारत जन की विजय, ठीक है, हुई थी। और क्या है, सामाजिक जीवन देखिए पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति थी सम्मानजनक थी और स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी, यज्ञों में आहुति दे सकती थी और नियोग प्रथा, विधवा विवाह का प्रचलन था किंतु बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। ऋग्वेदिक कबायली थे वो समाज, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन विभक्त थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, अपाला, विशुवारा जैसी विदुषी स्त्रियों के बारे में पता चलता है। आर्थिक क्रियाकलाप देखें तो ऋग्वेदिक कालीन नारियों को
अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो पशुचारण था। गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था, इसे अनघा भी कहा जाता था। पुरोहितों को दान में भी गायें और दासियां दी जाती थी। भूमि अनुदान की परंपरा नहीं थी। ऋग्वेद काल में भूमि पर जन का सामुदायिक नियंत्रण स्थापित था। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारों की कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। आर्य लोग धातु का उपयोग करना जानते थे और तांबे के अर्थ में आयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग में कृषि के महत्व का के केवल 3 शब्द के प्रमाण प्राप्त होते हैं: उर्दर, धान्य और संपत्ति। धार्मिक विश्वास देखें तो उत्तर वैदिक काल के लोग प्रकृति के रहस्य को नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करने लगे थे। इंद्र ऋग्वेद आर्यों के प्रमुख देवता थे और इंद्र पर सर्वाधिक 250 सूक्त लिखे गए थे। इन्हें वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि का दूसरा स्थान था और इस पर 200 सूक्त भी लिखे गए थे। इंद्र और अग्नि के साथ वरुण भी प्रमुख देवता के रूप में थे, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया था। उत्तर वैदिक काल देखें तो 1000 से 6000 ईसा पूर्व का इसका काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार राजत्व की अवधारणा आई थी और राज्यों के आकार में वृद्धि से राजा शक्तिशाली हो गया था। अब वह एक शक्ति के द्वारा कर वसूलने लगा था। कर्मकांड देखें, राजस्व, यज्ञ और ये सब इनके बारे में पता चलता है। और आर्थिक जीवन देखें तो उनका जो कृषि था उनका मुख्य पेशा हो गया था। और शतपथ ब्राह्मण से कर्मकांडों के बारे में पता चलता है। निष्क, शतमान और कृष्ण ये माप की इकाइयाँ थी। ऋग्वेद के देवता थे वो इंद्र का महत्व था वो कम हो गया था। देखिए, पुरोहित राजा था, जनता या पूरे समुदाय के लिए जन या विष का प्रयोग होता था। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले ने खुद को आर्य कहा था और अपने विरोधियों को दस्यु कहा था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रथा थी वो प्रचलित थी। मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों में दफनाया जाता था। ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र में 33 शंख और ये पाए गए थे। कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे। ऋग्वेदिक कार्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था और ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई के बारे में पता चलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में हमें किसके बारे में पता चलता है? कृषि की जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का पता चलता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उत्तर पश्चिम भारत में भरत लोगों का एक समूह जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यजुर्वेद, यजुष यज्ञ, मंत्रों का उच्चारण अध्वर्यु पुरोहित करता था और यज्ञों को संपन्न करने की विधियां उसमें गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखे गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इसके 2 भाग हैं। साम का अर्थ होता गान होता है। मंत्रों की स्तुति के समय गाया जाता था। 1875 रचनाएं थी, 75 ऋग्वेद से ली गई है। रचनाओं का गान सोम यज्ञ के समय से मिलता हमें। मंत्रों की स्तुति के समय गाया जाता था। 1875 रचनाएं थी और 75 थी और ऋग्वेद से ली गई थी। रचनाओं का ज्ञान सोमयज्ञ के समय किया जाता था और भारतीय संस्कृति के विकास, संगीत के विकास में भी सामवेद का उल्लेख है। अथर्ववेद देखें तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि ने इनकी रचना की थी। ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना होता है। यह रहस्य ज्ञान था जिसे गुरुओं के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता था। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग था। प्रमुख क्या कितने थे? 12 उपनिषद थे। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद है जो कंठोपनिषद से लिया गया है। और वेदों को अच्छी तरह समझने में वेदांग सहायता करते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक राज्य, जनपद, जन में बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने खुदाई में जनपदों की बस्तियां मिली हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास तरंजनी खेड़ा। और लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी और जानवरों को पालते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चित्रित तुषर पात्र मिले हैं, थालियाँ, कटोरियाँ और बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सरल रेखाएं थी, ज्योमितियाँ, आकृतियाँ बर्तनों पर बनाई जाती थी।
नेक्स्ट देखिए महाजनपद काल, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। महाजनपद काल अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो राजधानियों में किलाबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की बनी दीवारें बनाई गई थी। लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर ये बनाई थी। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची दीवार, प्रभावशाली दीवार भी बनाते थे अपनी समृद्धि के लिए। और राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन रखकर देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी किया जाता था। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूरे 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महाजनपदों का बारे में पता चलता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इनमें महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों में वज्जी और मल थे, वो गणतंत्र थे। बाकी थे वो राजतंत्रात्मक राज्य थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौशल, वत्स, अवनति भी शक्तिशाली महाजनपद थे। अस्मक जनपद गोदावरी नदी के किनारे पर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी संख्या में सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि थे। 1/6 हिस्सा लिया जाता था। कारीगरों के ऊपर कर लगाए जाते थे, जो श्रम के रूप में चुकाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और खाद्य संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी देनी पड़ती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए वज्जी गणराज्य से हम पढ़ेंगे अब। वज्जी वैशाली बिहार। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ क्या था? संगठन सभा। कई लोग एक साथ शासन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। बुद्ध और तथा महावीर थे, दोनों गण या संघ से संबंधित थे, ये भी सही है। और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का सजीव वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, नए राजा 3000 साल पहले, महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण था वो 2300 साल पहले हुआ था। दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले। और गण या संघ राज्यों का अंत था 1500 साल पहले। वेदियों की रचना का प्रयास 3500 साल पहले किया गया था। और इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और नए विचार, न्यू आइडियाज, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से बुद्ध थे, क्षत्रिय थे, शाक्य गण से संबंधित थे। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। मृत्यु इनकी कुशीनारा में हुई थी। उपदेश प्राकृतिक भाषा में। जन्म 2500 साल पहले इनका हुआ था। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, बिल्कुल सही है। बुद्ध ने लिप्सा को तृष्णा कहा है। आत्म संयम अपनाकर लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मा तथा ब्रह्मा है वो एक ही है। और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था, ये भी बिल्कुल सही है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन करना। और सत्यकाम जबाल थे बुद्ध के पहले शिष्य थे। इन्होंने माना था जीवन है वो दुख में है, अक्षणिक है, आत्मविहीन है। सृष्टि जन्म का प्रतीक था कमल और साढ़ था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। और ज्ञान था बोधि वृक्ष के नीचे। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु थी, उसका प्रतीक था स्तूप। बौद्ध धर्म त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सुतक पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये भी आपको पता होना चाहिए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम विनय पिटक में मिलते हैं। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। भिक्षु भिक्षुणी जो प्राकृतिक भाषा का शब्द है। विहार अस्थायी निवास अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफा। बाद में स्थायी शरण स्थल बनाए गए, उन्हें विहार कहा जाता था। महाराष्ट्र कार्यालय में गुफा मिली है। और आरंभिक विहार थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में ईंटों का प्रयोग हुआ। और कुछ विहार थे वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये है बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आपको बताना चाहिए। जैन धर्म में देखें तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, वो 24वें थे वो वर्धमान महावीर थे। जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। 2500 वर्ष पहले विचारों का प्रसार इनका शुरू हुआ था। वज्जी कुल संघ के लिच्छवी के ये सरदार थे। ठीक है। और बौद्ध धर्म से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको और जानना जरूरी है बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्यों के बारे में बता था। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई थी। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसे अनिश्वरवादी और अनात्मवादी कहा गया था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, किंतु पुनर्जन्म के संदर्भ में उनका अर्थ था चेतना से था। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई थी। धर्म संघ में सभी वर्णों और स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया गया था। बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के दिनों में एक ही स्थान पर रहते थे, जिसे वशिष्ठ कहा जाता था। बौद्ध धर्म में को बिंबिसार ने, अजात शत्रु ने, अशोक और कनिष्क ने इन्होंने अपनाया था बौद्ध को। देखिए, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को संपदा कहते थे। सूतक पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। सूतक पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में संघ के नियम है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है। अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन है। ये आपको पता होना चाहिए। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। निकायों में बौद्ध सिद्धांत और कहानियां हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पनो ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि अशोक घोष रचित जो बुद्ध चरित्र है वो सौंदरानंद संस्कृत भाषा में है। बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्ध मंग हीनयान भाषा का अंग है। तो ये अगर ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता के क्या थी, असमानता की थी, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे दोनों क्षत्रिय कुल से थे। दोनों धर्मों में वेदों की प्रामाणिकता के प्रति आस्था थी। दोनों जो धर्म वो थे वेद उनके प्रति आस्था नहीं रखते थे। कर्म कांडों के ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते थे। शूद्रों और महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का भी विरोध किया गया था। पहली जो संगीति हुई थी बौद्ध संगीति, संगीतियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरह में हुई थी और अजात शत्रु के दौरान हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी वैशाली में कालाशोक के दौरान हुई थी, और इसमें भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ का था विभाजन हुआ गया था सतवीर और महासंघ में। तृतीय जो संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक मौर्य वंश के दौरान, और अभिधम्म पिटक ठीक है दार्शनिक इसका संकलन किया गया था। चौथी जो संगीति थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी वसुमित्र अशोक घोष के दौरान, कनिष्क कुषाण वंश के दौरान। ठीक है, और चौथी संगीति के दौरान कुषाण वंश के दौरान बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना सारा। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें वर्धमान महावीर थे। जन्म 540 ईस्वी में हुए थे कुंडलवन में वैशाली में। पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। 2500 वर्ष पहले विचारों का प्रसार किया था इन्होंने। वज्जी कुल संघ के लिच्छवी कुमार के राजकुमार थे। जमाली प्रथम शिष्य था। 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिम्बिक ग्राम के समीप रेजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगण कुंठनाथ पुत्र कहा गया है। केवल्य प्राप्ति के बाद महावीर जिन विजेता केवलिन अरहत होता पूज्य अरह होता योग्य निग्रंथ बंधन रहित रचना और उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए गए थे। और ये कहाँ जैन धर्म था? गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया था। जो जैन धर्म था वो गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में ये फैल गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था, सम्यक आचरण था। महाव्रत देखें तो अहिंसा, अमृष्या, एस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इसमें थे। जो महाव्रत था अहिंसा, अमृष्या, एस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी में जैन शिक्षाएं लिखी गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। केवल घर का त्याग करने वाला व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
ये इनका मानना था। चूंकि केवल घर का त्याग करने वाला व्यक्ति है वो ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैन और बौद्ध इसमें बटा था। बोधिसत्व वे लोग जिन्हें प्रबोध निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन और बौद्ध विहार लकड़ी के आरंभिक बने हुए थे। विनय पिटक बौद्धों के नियम थे, जो संघ में रहते थे उनके नियम थे। प्रथम साम्राज्य देखें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 324 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान हुई थी। पंजाब, गंगा यमुना का दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर और काबुल, कांधार, यहाँ तक ये साम्राज्य फैला था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 324 ईसा पूर्व में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान हुई थी। पंजाब, गंगा यमुना का दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर, काबुल, कांधार, ये सभी साम्राज्य तक यहाँ तक फैला हुआ था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पर था, ये भी बिल्कुल सही है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के रास्ते पर था। तक्षशिला कहाँ था? उत्तर पश्चिम में और मध्य एशिया के रास्ते पर था। किसानों, पशुपालकों के गांव, अलग अलग प्रकार का भोजन और अलग अलग प्रकार के लोग पोशाक पहनते थे, तो ये भी पता होना चाहिए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का विस्तार लिखा गया था। पाटलिपुत्र का भी इसमें वर्णन है। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। अशोक के अभिलेख देखें तो कलिंग में कलिंग, कांधार, गिरनार, टोपरा, सोपरा और यहाँ पे ब्रह्मगिरी, सांची, कौशाम्बी यहाँ पर इनके मिले हमें। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा देखिए जैन धर्म के बारे में भी इनकी संगीतियाँ थी। अब अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अशोक के बारे में हमें विस्तृत जानकारी थी, वो 1837 में मिलती है। जेम्स प्रेशियम के जो अशोक के अभिलेख थे किसने पढ़े थे? जेम्स प्रेशियम ने पढ़े थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख थे वो ब्राह्मी में थे, और किंतु इसके अतिरिक्त ख्रोष्टी और अरामाइक लिपियों में भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। मास्की, गुजरा, नेतुर तथा उद्गोलम अभिलेखों में अशोक नाम का भी उल्लेख मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग के युद्ध का भी विवरण हमें मिलता है। अशोक के विरध शिलालेखों में पहले अभिलेख में देखें तो खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध लगा था। पशु बलि निषेध किया गया था। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये इनका कहना था। और दूसरे शिलालेख में देखिए पड़ोसी राज्यों का उल्लेख था। चेर, चोल, पांडे और सतीय पुत्र। ठीक है, तो इनके बारे में। तीसरा जो शिलालेख है उसमें युक्त रज्जुक प्रादेशिक महामात्य इनकी का बारे में पता चलता है। चौथा जो शिलालेख है उसमें धम्म का उल्लेख है। पांचवा शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। छठा शिलालेख है उसमें आम जनता किसी भी वक्त राजा से मिल सकती है। सातवां शिलालेख है उसमें संप्रदायों से सहिष्णुता की बात की गई है। आठवां शिलालेख है उसमें धम्म यात्रा आरंभ करने का उल्लेख है। और जो 9वां शिलालेख में है उसमें धम्म समारोह के बारे में बताया है। 10वां शिलालेख है उसमें धम्म नीति सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। 11वां शिलालेख है धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख है धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 14वां शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। अशोक के सभी लेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में थे, किंतु शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की जो लिपि थी वो ख्रोष्टी थी। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का इन्होंने वर्णन किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरापथ तक्षशिला में, अवनति राष्ट्र उज्जैनी में, कलिंग प्रांत, ये आपको ये पता होना चाहिए। सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, मौर्योत्तर काल में देखें तो मौर्य, ठीक है, 200 ये अशोक के शिलालेख कलिंग, कंधार, गिरनार, टोपरा, सोपरा, ब्रह्मगिरी, सांची, कौशाम्बी, सारनाथ, लुबनी, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा यहाँ पर मिलते हैं। और अशोक के अधिकतर अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे, ब्राह्मी में। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा था कलिंग उड़ीसा में। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और धम्म संस्कृत को धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है। बिहार में रामपुरवा में सांड में बना हुआ एक स्तंभ मिला है, उसे राष्ट्रपति भवन में इसको रखा गया है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में देखें तो 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया इस पर, अशोक की अहिंसावादी नीति, दमनकारी शासन, वित्तीय संकट और योग्य उत्तराधिकारियों का इसमें अभाव हो गया था, तो ये रीजन थे। ओके, और थोड़ा सा देख लेते हैं मौर्य के बारे में। मौर्योत्तर काल में
और शुंग वंश आ गया था। ये आपको मौर्य काल में सोने के सिक्कों को सुवर्ण निष्क कहा जाता था, और चांदी के सिक्कों को पण कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को मास कहा जाता था। और भारत का व्यापार था सीरिया, मिस्र और अन्य पश्चिमी देशों में आ गया था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया था, और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वीरहद दर्द की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। देखिए शुंग मौर्य काल के बारे में देखें तो शुंग वंश मौर्य काल के तुरंत बाद 184 ईसा पूर्व में जो वंश सत्ता में आया था वो था शुंग वंश था। और पतंजलि के ठीक है महाभाष्य ने शुंग शासक पुष्यमित्र के संबंध में जानकारी मिलती है। धनदेव के अयोध्या विलेख से 1200 मेघयज्ञ के बारे में पता चलता है। सातवाहन वंश के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ था। ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। वलयकूप का प्रयोग किस लिए किया जाता था? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए। हाथ सिक्के थे, चांदी के बने हुए थे। मथुरा महत्वपूर्ण था। पतन एक ठीक है श्रेणी। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए। गुप्त वंश से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश से, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक था, बिल्कुल सही है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, बिल्कुल सही है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए गुप्त राजवंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की स्थापना की थी। और समुद्रगुप्त 335 से 380 तक यहाँ पे शासन काल में बने हुए थे। हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में पता चलता है। देखिए राजा की प्रशंसा करने हेतु पत्थर की शिलाओं पर खुदाई करके लिखे गए जाने वाले विशेष किस्म के अभिलेख थे, ऊपर जिसे प्रशस्ति कहा जाता था। राजा की प्रशंसा करने हेतु पत्थर की शिलाओं पर खुदाई करके लिखे जाने वाले विशेष किस्म के अभिलेख थी प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला, विद्वान, उत्कृष्ट कवि और इसके रूप में इनकी प्रशंसा की गई थी। प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा। प्रशस्तियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई थी। इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर खुदाई हुई प्रशस्ति। सबसे पहले गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति लिखी गई थी। गुप्त काल में प्रशस्तियों का विशेष महत्व बढ़ गया था। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, बाहरी प्रदेश, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अन्य राजाओं द्वारा उनकी अधीनता स्वीकार करना, विवाह के संबंध में इनसे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में। चंद्रगुप्त के दरबार में, द्वितीय के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, शणपक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर और वराहमिहिर, वररुचि जैसे 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। और क्या कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है, और वे वैष्णव मत को मानने वाले थे। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जिसने कुमार द्वितीय की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण आरंभ हो गया था। जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने गवर्नर पर्णदत्त, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुप्तकालीन समाज में देखें तो गुप्त काल तक आकर वर्ण व्यवस्था अनेक जातियों में बट गया था। गुप्त काल से आगे का जो है वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुप्त काल के आगे का जो भी है आपका पढ़ने का, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, आगे का जो हम वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज ही हमने इम्पोर्टेंट नोट्स करे हैं आपके एग्जाम के लिए। गुप्त काल से आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्लीज़ वीडियो को, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 3 और हमारे यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल, अगर ये आपको ये PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसी तरह से पूरी NCERT, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी NCERT करेंगे। 5000 MCQs करेंगे हम। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सुपर टेट, यूपी टेट, KVS, DSSP, रीट, हर एग्जाम, TGT, PGT की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। करंट अफेयर भी आपको वीडियोज मिलेंगे। और जो हमने नया चैनल शुरू किया, तो जो 4 चैनल हैं, इसके अलावा 4 चैनल हमारे, 3 और चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं। तो आप ज़रूर उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।